बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस 11th क्लास फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। और ये वीडियो है हमारी स्पेशल फॉर फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा चंद शार्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बच्चों शार्ट क्वेश्चंस की बहुत बड़ी वैरायटी है, सबको डिस्कस करना आसान नहीं होता। इसलिए चंद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं उनको ही यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपने इन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंट लॉन्ग और इम्पोर्टेंट शॉर्ट, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि इन सब में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है और सबसे एंड पे कौन सा है। ठीक है, तो आपने ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाइए। यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 जो है वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जो नंबर 1 पे आता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, इसकी डिटेल्स आपने लिखनी होगी। ठीक है, नंबर 2 पे जो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो बच्चों डायमेंशंस के हवाले से है, कुछ भी आपको डायमेंशंस के हवाले से दिया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, ये आपको थ्योरी की सूरत में भी दिया जा सकता है और इसकी बेस पर आपको लॉन्ग में न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, तो दोनों के लिए आपने तैयार रहना है। ठीक है बच्चों, ओके। फिर आ जाइए इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, और बड़े ध्यान से अब आपने बात सुननी है। ये जो पहला टॉपिक मैंने डायमेंशंस का लिखा है ना बच्चों, डायमेंशंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लाजमी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है एक आधा इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बच्चों। 3 तरह के क्वेश्चन, बल्कि 4 तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं, आना जरूर है क्वेश्चन यहाँ से। नंबर 1 क्वेश्चन क्या आएगा, वो आपको एमसीक्यूज में मोस्टली दिया जा सकता है, और समटाइम 2-3 पॉइंट मिला के एक शॉर्ट बना दिया जाता है, जिसमें आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी बच्चों, और आपने ना उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, नंबर 2 आपको बच्चों दिया जाएगा एक इक्वेशन, और आपसे कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को ना डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करो। जैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, कोई आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई फार्मूला दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि इसको भाई डायमेंशनली ना करेक्ट प्रूव करो। सही है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप ही होता है, और वहां पे ना आपको कहा जाएगा कि आपने कोई फार्मूला डराइव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए आपने एक फार्मूले को ड्राइव करना है। ये 3 मेजर टाइप्स हैं क्वेश्चंस की। जो तीसरी टाइप मैंने आपको बताई है ये न्यूमेरिकल की सूरत में आपको दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी में से इसकी लिमिटेशंस अक्सर पूछी जाती हैं और एडवांटेजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से तैयार करनी है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है ना, तो ये 4 तरह के क्वेश्चन डायमेंशन में से मैंने आपको बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स, ये आपसे कोई एक आधा रूल अलग से भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आ सकता है ये शार्ट। लेकिन जो डायमेंशंस का टॉपिक मैंने बताया ना बच्चों, इसको नहीं छोड़ना आपने। और 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिया पहले ही, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लें खुद को। फिर आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट, ये जो एक्यूरेसी और प्रिसिशन है, इन दोनों में फ़र्क ये शॉर्ट में भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये आपने जो है वो तैयार करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। नंबर 2 पे अनसर्टेनिटी और एरर में फ़र्क आ जाता है। नंबर 3 पे आपके पास जो डिफरेंस आता है एक्यूरेसी और प्रिसिशन के अंदर। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बच्चों, यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन ही दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और याद रहे कि आपने इनकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चंस में, डॉट क्रॉस की प्रॉपर्टीज और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम बात करें इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना बच्चों, इसकी डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की, इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करते ना आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से आती होंगी ना, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को
अच्छे तरीके से जो है ना वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। और इसमें मोस्टली वो जो दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है, ये एक प्रॉपर्टी है ना, इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक और मैंने क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, प्रूव करने होते हैं, वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उसका एरिया होता है जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। ये पहले बोर्ड में एक क्वेश्चन एक मरतबा आ भी चुका है ये, ठीक है, पुराने पेपर्स के अंदर, तो ये भी आपने तैयार कर लेना। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसको प्रूव करना होता है, ठीक है, और इसकी रीज़न वगैरह देनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अंडर व्हाट कंडीशन डू द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब ये अगेन इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ही है, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन है जिसमें डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है, और कौन सी कंडीशन है जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है और क्रॉस प्रोडक्ट जो मिनिमम होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल बच्चों जिसमें आपको दिए रहते हैं जी कंपोनेंट्स वेक्टर के और आपने वेक्टर मालूम करना होता है, सही है, तो ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ से दिया जा सकता है। तो ये चैप्टर 2 था। अब आए जी चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर दो मेजर जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आपके पास आता है जी प्रोजेक्टाइल मोशन, और नंबर 2 पे आता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सख्त मुकाबला इन दोनों में, तो इनको आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है। प्यारे बच्चों, जो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है ना, 100% पूरा टॉपिक तैयार करना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में लाजमी दिया रहेगा। ये शॉर्ट में नहीं आता तो लॉन्ग में आ जाएगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाजमी आपको दिया रहता है, ठीक है ना, तो इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है। और सिर्फ ये नहीं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन करके आप बैठ जाइए बच्चों, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है और इसकी जो हाइट है वो भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज भी कैलकुलेट करनी है, तमाम चीज़ें, पूरा प्रोजेक्टाइल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, कंप्लीट टॉपिक ये वाला भी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आ जाइए जी इस चैप्टर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कहा जाएगा कि आपने जो प्रूव करना है जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल के थ्रू आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन हैव द सेम रेंज। मतलब आपने ये बताना है कि इस ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी ना, इसकी बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि दो अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है, और प्रोजेक्शन एंगल प्रोजेक्टाइल के, और उनकी जो रेंज है वो सेम है, वो दो एंगल कौन से होते हैं, ठीक है, वो आपने बताना होता है। वो आपने पढ़ा होगा, दो एंगल जिनका सम 90 होता है, उन दोनों की रेंज सेम होती है। ओके, उसके बाद फिर मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन चाहे एक्सरसाइज से आए, कहीं से भी आए, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का टॉपिक जो है, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। फिर तीसरा क्वेश्चन है जी आपका वो आता है बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ 4 केसेस। अब ये जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है ना, इसमें 4 केसेस आपने पढ़े थे, मैथ बहुत बड़ा है, मैथ बहुत छोटा है, मैसेज इक्वल होंगे, एक मैथ डेस्ट पे है, दूसरा टकराता है, दूसरा डेस्ट पे है, पहले टकराता है, वो तमाम जो केसेस है ना, उन 4 केसेस में से किसी एक केस के ऊपर जो है वो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के खुद से आपको दिया जा सकता है, तो वो चारों केसेस आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाए जी आप चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो 3 है। एक है जी सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी डेरिवेशन है, दूसरा आपके पास आ जाता है जी एंगुलर मोमेंटम का, और तीसरा आता है जी आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। उसके बाद नंबर 2 पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, और ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको नंबर 3 पे रखेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो लीनियर क्वांटिटीज़ है ना और जो एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं, इनके दरमियान रिलेशंस आपसे पूछे जाते हैं। आपसे कहा जाएगा ड्राइवर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये रिलेशंस आपने इन दोनों में ना अच्छे से तैयार करके जानी है, डेरिवेशन है इसकी वो आपने बताने हैं। उसके बाद जो बैंकिंग ऑफ रोड है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा पहले भी पेपर्स में, पुरानी बुक में भी ये था, तो दिया जा सकता है, तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसकी डेरिवेशन भी तैयार करनी है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद फिर जो है जी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, इसकी आपने एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव करना है कि किस तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है। वेटलेसनेस जो है वो क्या होती है, इसको आपने बताना है और इसकी एग्जांपल देनी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप आएंगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 में बच्चों आपको अगेन 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं। नंबर 1 पे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
नंबर 2 पे प्रूव द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो इनमें मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो ये सेंटर वाला लगता है, प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है ना। और इस पे आपकी बुक में बहुत कम लिखा हुआ है, तो आपने थोड़ा सी इसकी अंदर जो डेरिवेशन है वो ऐड करनी है। मैंने इस पे वैसे लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन की जो प्रॉपर डेरिवेशन के साथ है मैंने उसको समझाया हुआ है। नोट्स भी आपको स्क्रीनशॉट के सूरत में मिल जाएंगे उसके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में दी जा सकती है। और तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए बच्चों, वैसे तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें मैंने बताया मिड वाला वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है ना ये आता ज़रूर है, अगर ये लॉन्ग में नहीं आएगा ना, इसमें से कुछ ना कुछ शॉर्ट बन जाएंगे, बट आएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है, रेजिस्टिव मीडियम और नॉन रेजिस्टिव मीडियम दोनों के अंदर। फिर आ जाए जी इस चैप्टर के शार्ट क्वेश्चंस के ऊपर। शार्ट क्वेश्चन में आपको बस पूछा जा सकता है जी, प्रूव दैट द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स गिव्स अस वर्क। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो आपने साबित करना है कि वो वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ, बड़ी डिटेल के साथ कंसेप्ट समझाया हुआ, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। कैलकुलेट वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, मगर कोई बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट तो ऐसा नहीं है, लेकिन आ सकता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है ना, क्या आपने वेरिएबल फोर्स के अंडर वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है, और आपने कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा यूज़ करना है जी, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उससे वर्क कैलकुलेट करके दिखाना है। इस पर भी लेक्चर हमारा बना हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है, ये शार्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने इसमें डिफरेंस बताना है। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम एंड नेगेटिव वर्क। वर्क कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, कब नेगेटिव होता है, उसकी कंडीशंस आपको कोई एक पूछी जा सकती है। ठीक है, शार्ट क्वेश्चन में, और शार्ट में नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है। फिर आ जाइए बच्चों चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, और यहाँ पे आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एक लॉन्ग जो है वो दिया जाता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा और बलां किस्म का टॉपिक है वो है बच्चों आपका बर्नौली इक्वेशन, जो कि पेपर में आना होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है, टर्मिनल वेलोसिटी आती है, वेंचुरी मीटर आता है, उसके अलावा टॉर्शलाई थ्योरम आता है। और इनमें जो सबसे बलां का टॉपिक है वो आपको मैंने बताया बर्नौली है। बर्नौली के बाद नंबर 2 आता है जी आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नंबर 3 पे आपके आएगा ये वेंचुरी मीटर, और नंबर 4 पे आएगा टॉर्शलाई थ्योरम, नंबर 5 पे आएगी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। और बच्चों ये अगर देखा जाए तो ये पांचों टॉपिक आपस में जो है वो ऐसा नहीं है कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट हो दूसरा बहुत कम हो इंपॉर्टेंट हो, ये सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे तगड़े टॉपिक है बर्नौली, और उसकी एप्लीकेशन एक वेंचुरी मीटर और एक टॉर्शलाई थ्योरम। ठीक है, ये पेपर में लॉन्ग में पहले भी कई मरतबा आई हैं, क्योंकि ये पुरानी बुक में से ली गई हैं। ठीक है, तो इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, और इन सब के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद आए जी चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन द लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। वाई द पैराट्रोपर अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी ट्वाइस। पैराट्रोपर 2 मरतबा टर्मिनल वेलोसिटी कैसे हासिल करता है, आपने एक्सप्लेन करना है इस शार्ट क्वेश्चन को, और इस पे भी लेक्चर बना हुआ है। व्हाट इज द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है, ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। हाउ सबमरीन ट्रैवल ओवर एज वेल एज अंडर द वाटर। सबमरीन पानी के ऊपर पानी के नीचे दोनों में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। व्हाट इज द स्विमो मैनोमीटर। ठीक है, ये वो एक आला होता है जिसकी हेल्प से आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो। ये आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आता है जी आपका एक साइड बॉक्स इन्फॉर्मेशन में से। ठीक है, फिर आइए जी चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, और यहाँ पे भी 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा तगड़ा टॉपिक वो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके बाद फिर आता है आपके पास ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस है, सॉरी यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है। और इसमें जो शेयर मॉडुलस है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, लेकिन आपने तीनों करने हैं। ठीक है, और उसके बाद बच्चों इस लास्ट में फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कर लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 7 के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 2 तरह के मैं आपको बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। नंबर 1 पे डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड, इन तीनों में फ़र्क जो है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी पुरानी बुक में भी था, ये आता रहता है। ठीक है, तो ये दिया जा सकता है।
फिर दूसरा जी यूनिट सेल का आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, लैटिस क्या होती है, बेसिस क्या होती है, और क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनती कैसे है, किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, इस चीज़ों के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वो आपने तैयार कर लेना है। ये अक्सर MCQs में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उसके बाद फिर है चैप्टर नंबर 8 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 8 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें नंबर 1 पे है जी इंट्रोपी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशंस के साथ, रेफ्रिजरेटर, कार्नट इंजन एंड आइडियल गैस इक्वेशन। और बच्चों इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका इंट्रोपी। इंट्रोपी के बाद नंबर 2 पे आता है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलोंग विद एप्लीकेशन, नहीं सॉरी, उसके बाद कार्नट इंजन आता है, कार्नट इंजन, ठीक है। कार्नट इंजन के बाद फिर आता है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद फिर आपका आता है रेफ्रिजरेटर, और सबसे एंड पे आता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी आपको एग्जाम में दी जा सकती है, यानी कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ऊपर एंट्रोपी, उसके बाद कार्नट इंजन, उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर, उसके बाद फिर आइडियल गैस इक्वेशन। रेफ्रिजरेटर भी बहुत ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कहा जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है, दिया जा सकता है ये भी, ठीक है। फिर इस चैप्टर के अगर हम चंद शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें तो उसमें आ जाए डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों में आपने फ़र्क बताना है एग्जाम्पल के साथ। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको भी आपने बताना है। फिर तीसरा है डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। अब आपने यहाँ बताना है कि रेफ्रिजरेटर में और हीट इंजन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और फिर आएंगे जी आप चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, और इसमें हमारे पास 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट आ जाता है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स आ जाती हैं, उसके अलावा जो है वो स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम और स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, मतलब ओवरऑल ये स्टैंडिंग वेव्स का ही टॉपिक है। और लास्ट में पोलराइजेशन है। अब बच्चों इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डॉपलर, ठीक है। डॉपलर के बाद फिर ये आता है जी स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम एंड स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग है, तो बेसिकली ये स्टैंडिंग वेव्स हैं ये दोनों। और लास्ट में आता है जी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में दिया जा सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये मैंने लास्ट में मेंशन किया है, इसकी अगर इनकी बाकियों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट है बट कंपैरिजन में इनमें कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर डॉपलर, उसके बाद स्टैंडिंग वेव्स की एयर कॉलम और स्ट्रेच स्ट्रिंग दोनों में, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो एयर कॉलम वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बच्चों उसके बाद इस चैप्टर के अगर हम शार्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन। टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन अब बच्चों को समझ नहीं आ रही होती। ये बच्चों बेसिकली आप बुक में पढ़ेंगे, आपको 3 तरह की सुपरपोजिशन मिलती हैं, जिसमें एक बीट्स था और एक आई थिंक स्टैंडिंग वेव्स थी और एक और भी थी कोई, ठीक है। तो इंटरफेरेंस थी, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स, इस तरह से थी कोई। तो वो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ना आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रूव दैट द साउंड वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ये भी आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आपने प्रूव करना है कि साउंड वेव्स जो है ना वो इंटरफेरेंस करती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करती हैं, ठीक है। बीट्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, कोई बीट्स के बेस के ऊपर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जा सकता है। फिर आता है रेजोनेंस इन एयर कॉलम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बच्चों इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने लास्ट में रखा है इसको, अगर आप छोड़ना भी चाहें इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आइए चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, यहाँ पे 2 ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एक है कूलम्स लॉ और दूसरा है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोनों ही बला के टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो कूलम्स लॉ है और पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपको पेपर में दिया जा सकता है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये क्वालिटी है कि ये शॉर्ट में भी दिया जा सकता है और ये लॉन्ग में भी दिया जा सकता है, इसलिए इसको आपने दोनों के लिए प्रिपेयर करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर कूलम्स लॉ के ऊपर आ जाएंगे। कूलम्स लॉ थोड़ा सा आसान है और आपने क्लास 10th में पढ़ा भी है, तो इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो पेपर में दिया जा सकता है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। उसके बाद इस चैप्टर से अगर हम शॉर्ट की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से कोई इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नेवर क्रॉस ईच अदर, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से पुरानी बुक में भी था और बड़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपने लाजमी से इसको तैयार करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, उसकी क्या रीज़न है।
फिर उसके बाद बात करेंगे जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में मेंशन है 7-8, उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना है, उसको आपने एज अ शार्ट क्वेश्चन अगर पेपर में दिया रहे तो आप उसको लिख कर आएंगे। फिर बच्चों उसके बाद आएंगे जी आप चैप्टर नंबर 11 के ऊपर, और 11 में हमारे पास जो लॉन्ग आते हैं आप ज़रा सुनिएगा। नंबर 1 पे पोटेंशियोमीटर, मैक्सिमम पावर आउटपुट, व्हीटस्टोन ब्रिज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ्स लॉ। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बाद नंबर 2 पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। चौथे नंबर पे फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और पांचवें नंबर पे एग्जिस्ट करता है रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। ये मैंने लिखे ही तरतीब से हैं, ठीक है। तो जो इनका सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से इनकी इंपॉर्टेंस भी है। और लास्ट वाला जो किरचॉफ्स लॉ है ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसको आप सीखेंगे, इसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है। तो किरचॉफ लॉ एज इट इज़ आने के चांसेस तो बहुत कम है, या इसकी थ्योरी आने के चांसेस कम है। हाँ, इसके कंसेप्ट पर बेस करता है ना, आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, कोई आपको सर्किट दिया जाएगा और आपने उस सर्किट को बच्चों सॉल्व करना होगा। उसके अंदर कोई अननोन रेजिस्टेंस होगी, या कोई अननोन वोल्टेज होंगे, या कोई अननोन करंट होगा ना, आपने उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको किरचॉफ के जो लॉज हैं उनकी बेस के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आए इस क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन में, तो शॉर्ट क्वेश्चन में एलडीआर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर का थ्योरी नहीं आएगी, इसकी बेस के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी थर्मिस्टर के बारे में। थर्मिस्टर क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी पीटीसी जो है ना, उन दोनों के जो आगे फर्दर यूजेस हैं वो भी आप जो है वो बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो बेसिकली ये टॉपिक सेकंड ईयर से बिलोंग करता था, तो इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो एनटीसी और पीटीसी की जो एप्लीकेशन हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर का टॉपिक है। उसके बाद फिर आए जी आप चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। इसके लॉन्ग में हमारे पास आ जाता है जी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर, और चौथा है फैराडे लॉ। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहले वाले तीनों ही हैं। चौथा फैराडे लॉ जो है वो आ सकता है, मगर इन चारों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिहाज से वो नहीं है, ठीक है। तो पहले इन तीनों को तैयार करने के बाद फिर आपने फैराडे लॉ के ऊपर आना है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद इस चैप्टर के शार्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम आ जाते हैं जी। शार्ट क्वेश्चंस इसके कौन से हैं जी, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन बच्चों वो है आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, इसके ऊपर भी लेक्चर बना हुआ है बड़ी डिटेल के साथ, बड़ा आसान करके समझाया हुआ है। फिर उसके बाद है जी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जी लेंज लॉ की बेस के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। सीज्मोमीटर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डज द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो क्यों फोर्स महसूस करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए, तो उसका आंसर जो है बच्चों वो आपने करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आएंगे जी आप नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। चैप्टर नंबर 13 में आपको कहा गया है जी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आ जाइए, एक उसके पोस्टुलेट बताइए, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बस यही दो टॉपिक। अब कॉन्सिक्वेंसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बच्चों एक आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी, ठीक है। और याद रहे कि प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। नंबर 2 पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 3 पे टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है, याद रखिएगा। चौथा मैथ वेरिएशन है, ठीक है ना। तो ये चार इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है, और इसमें से दो मैंने बता दिया आपको, प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी और दूसरा है आपके पास टाइम डायलेशन। ये दोनों जो है वो आपको अलग से शॉर्ट में भी दिए जा सकते हैं, और टाइम डायलेशन आपको सेपरेटली भी दिया जा सकता है। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी भी आपको सेपरेटली भी लॉन्ग में दिया जा सकता है। अगर हम इस चैप्टर के करें बात शार्ट क्वेश्चंस के ऊपर, तो शार्ट क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास आ जाते हैं जी डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है। और उसके बाद जी प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी जो मैंने आपको ऊपर बताया था अलग से भी, यहाँ पे शार्ट में आपको दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 14 पर आ जाइए। चैप्टर 14 में बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें है जी एक नंबर 1 पे पार्टिकल डिके, जिसमें अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके के बारे में बात करेंगे आप, ठीक है। और नंबर 2 पे क्वार्क्स है, फिर हेड्रोन्स है, लेप्टॉन्स है, फोर्स कैरियर्स हैं, और फिर जो है पार्टिकल एनिहिलेशन है,
ठीक है ना। ये आपके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, यहाँ से जो है वो आपको कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है एज अ लॉन्ग, ठीक है। क्वार्क्स भी आ सकते हैं, हेड्रोन्स। अब इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपके ये आ जाते हैं क्वार्क्स वाले, हेड्रोन वाले, लेप्टोन वाले और फोर्स कैरियर, ठीक है, ये आ सकते हैं। और जो नीचे वाला है ना ये पार्टिकल एनालिसिस, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको एज अ लॉन्ग भी दिया जा सकता है और ये एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो पार्टिकल डिके वाला जो पहला टॉपिक है वो भी आपको एज अ लॉन्ग भी दिया जा सकता है और एज अ शॉर्ट भी दिया जा सकता है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी चैप्टर नंबर 14 के जो शार्ट क्वेश्चन हैं, उसमें डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन्स और बोसोन्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसका डिफरेंस बताया हुआ वीडियोज़ के अंदर। और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव डिके, जो बीटा पॉजिटिव डिके है और बीटा नेगेटिव डिके, इन दोनों में फ़र्क आ सकता है। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कैसे बनता है, किन किन क्वार्क से मिलकर बनता है, क्या चार्ज होता है, सब चीज़ें बतानी है आपने। इसी तरह न्यूट्रॉन जो है वो उसके बारे में सब कुछ बताएंगे आप। व्हाट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल, फिर आप बताएंगे जी एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से होते हैं, फिर आप उसकी डिटेल में पूरी जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और इसके अलावा बोसोन्स थे, उन सबको आपने अलग अलग टेबल बना के बताना है, उनके नाम भी लिखने, सारी डिटेल बतानी है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बैरियंस एंड मेसॉन्स, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात कर लूँ बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी बुक के इंपॉर्टेंट एरियाज सारे आपको क्लियर किए गए हैं। जब एग्जामिनर एक एग्ज़ाम के लिए पेपर कंडक्ट करता है तो ये उसकी मर्ज़ी होती है कि वो चाहे तो उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऐड करे, चाहे तो उसमें अनइम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऐड करे, ठीक है। तो आपने हरगिज़ सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं रहना, अपनी तैयारी भरपूर तरीके से करनी है और जो आपको ये टॉपिक बताए हैं बस आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो अपनी इखलाकी जिम्मेदारी को पूरे करते हुए आपको हम ये लाजमी कहेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर बेस नहीं करना, स्पेशली शार्ट क्वेश्चंस को देखते हुए। शार्ट क्वेश्चंस में आपने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब तैयार करने हैं, ये जो आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं इनको भी तैयार करना है, मगर इनको आपने मतलब कि एडिशनली तैयार करने, इसके साथ मजीद डाटा भी तैयार करेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें, ना कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लें। अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेना चाहते हैं तो फिर हो सकता है कि आप इसमें से क्लियर कर लें, लेकिन फिर भी उसके साथ आपको एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चंस को ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।